प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन। इस वीडियो में अमीबा में पोषण की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है पोषण। पोषण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह पोषण का जो तरीका है वह सभी जीवों में अलग अलग होता है। तो आज हम यह जानेंगे कि अमीबा में पोषण का क्या तरीका है। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। ये हमने अमीबा की एक रफ आकृति जो है हमने खींची। अमीबा की एक रफ आकृति हमने खींची। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। प्यारे बच्चों, सभी जीवों को कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, और ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुत सारे दूसरे जीव ऐसे हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ हम अमीबा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक ही कोशिका का बना होता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो अमीबा ताजे जल के जितने भी स्रोत हैं वहां अमीबा पाए जाते हैं। ताजे जल के स्रोत, ताजे जल के स्रोत में अमीबा पाए जाते हैं। मतलब यह कहाँ पाए जाते हैं? जलाशयों में पाए जाते हैं। अमीबा कहाँ पाए जाते हैं? जलाशयों में अमीबा पाए जाते हैं। तो हमने क्या जाना कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह ताजे जल के स्रोतों में अमीबा पाए जाते हैं। अब अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है, और यहाँ जब हमने कोशिका अध्याय को हमने पढ़ा था तो वहां हमने यह चर्चा की थी कि सभी कोशिकाओं में तीन घटक जो होते हैं वह अवश्य पाए जाते हैं। वह तीन घटक क्या क्या है? तो वह तीन घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीन घटक जो है, ये तीन घटक कौन कौन? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वह पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो या कोई भी कोशिका हो, उसमें ये तीन घटक अवश्य पाए जाएंगे। तो अमीबा का जो एक कोशिकीय शरीर है, इस एक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये तीन घटक अवश्य पाए जाते हैं। और इसके अलावा कोशिका द्रव्य में पानी के बुलबुले की समान बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धानी कहते हैं, या फिर इसे रिक्तिका भी कह सकते हैं, इसे रिक्तिका भी कहते हैं, या इसे हम वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब अमीबा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, धानी पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें कूटपाद भी पाए जाते हैं। अब कूटपाद क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे हम अमीबा का एक चित्र मान सकते हैं। तो अमीबा की ये चारों ओर कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में केंद्रक होगा, एक सघन केंद्रक होता है, इसमें एक सघन केंद्रक होता है। और क्या होता है इसके अंदर? कोशिका द्रव्य। तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होते हैं। और इसके अंदर जैसा अभी हमने बताया, कोशिका द्रव्य में पानी के बुलबुले के समान रिक्तिका पाई जाती है, धानी पाई जाती है पानी के बुलबुले के समान। और यह क्या है? यह धानी है। तो धानी, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये सारे चीज पाए जाते हैं।
अब हम एक चीज और महत्वपूर्ण चीज हम जान लें कि कोशिका की जो आकृति है, अमीबा के कोशिका की जो आकृति है वह अनियमित होती है, अनियमित आकृति होती है। मतलब अनियमित आकृति मतलब इसका आकृति जो है हमेशा वह बदलते रहती है। तो इसकी आकृति क्यों हमेशा बदलते रहती है? तो यहाँ हमने कूटपाद के बारे में चर्चा की थी। यह कूटपाद क्या है? जब अमीबा की इस सतह को हम देख रहे हैं तो इस सतह में हम देख रहे हैं कि उंगली के समान उभरी हुई कई सारी रचनाएं हैं। तो ये उभरी हुई जो रचनाएं हैं यही कूटपाद है। ये उभरी हुई रचनाएं जो है यह कूटपाद है। कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया, यहां पर सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब हो गया फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। प्यारे बच्चों, कूटपाद को हम अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो का मीनिंग हो गया फॉल्स और पोडिया का मीनिंग हो गया फीट। यानी क्या हो गया? इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कृत्रिम पांव। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कृत्रिम पांव, सीडोपोडिया को। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है हिंदी में जिसे हम लोग पादाब भी कहते हैं। तो ये क्या है? उंगली के समान जो रचना देख रहे हैं हम अमीबा के कोशिका की सतह पर, इसे हम कूटपाद, पादाब या सीडोपोडिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है कृत्रिम पांव, फॉल्स फीट। इसका काम क्या है कूटपाद का? कूटपाद या सीडोपोडिया का कार्य है वह अमीबा को चलने में मदद करता है, अमीबा को गति प्रदान करता है। तो गति प्रदान करता है, चलने में मदद करता है और इसके अलावा एक कार्य और है, भोजन को पकड़ने में मदद करता है। भोजन को पकड़ने में मदद करता है, में मदद। तो सीडोपोडिया का यानी कूटपाद का दो कार्य हो गया, एक अमीबा को यह गति प्रदान करता है और दूसरा भोजन को पकड़ने में मदद करता है। तो यहां तक हम अमीबा के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अमीबा में पोषण होता कैसे है। तो ये अमीबा का चित्र हो गया। अमीबा में यह क्या हो गया? यह अमीबा में केंद्रक हो गया। यह अमीबा में केंद्रक हो गया। यह कूटपाद हो गया और इसमें बहुत सारे पानी के समान, जल के समान बुलबुला है, जिसे हमने क्या बताया कि यह धानी है। अब देखिए, अब इस अमीबा को यदि आभास होता है कि इसके अगल बगल कहीं पर खाद्य पदार्थ है, भोजन के कण है, तो फिर वह क्या करता है? मान लेते हैं कि यहां उसको आभास हो रहा है कि यहां पर ये जो है यह भोजन का कण है, यह है भोजन का कण। अब क्या करेगा? ये इस भोजन के कण के पास जाएगा और यहाँ पर ये जो कूटपाद है, जो सीडोपोडिया जिसे कहते हैं या पादाब कहते हैं, इसे वह विकसित करना शुरू कर देगा। उसे क्या करना शुरू कर देगा? उसे वह विकसित करना शुरू कर देगा। किस तरह से विकसित करेगा? अब यहां पर इसका खाद्य कण जो है वह खाद्य कण यहां पर आ गया। ये इसका केंद्रक है। ये क्या है? इसका केंद्रक है। ये हो गया कोशिका द्रव्य और ये हो गई धानी। अब ये आकृति हो गया है अमीबा का आकृति। खाद्य कण को महसूस करने के बाद अमीबा की आकृति परिवर्तित हो गई। परिवर्तन क्या हुआ? ये जो सीडोपोडिया था जिसे हम लोग कूटपाद कहते हैं, यह खाद्य कण के चारों ओर विकसित होना शुरू हो गया, यानी खाद्य कण को वह घेरने की तैयारी करने लगा। अब फिर उसके बाद वह क्या करेगा? ये देखिए, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये जो कूटपाद था, ये कूटपाद जो यहाँ पर इतनी दूरी पर थी, अब यह कूटपाद जो है ये सट गई और खाद्य कण जो है यहाँ पर है। ये हो गया केंद्र, ये हो गया कोशिका द्रव्य और ये उसके अंदर जो है वह धानी हो गई। तो अब क्या हो गया? ये जो कूटपाद था जो कि खाद्य कण के चारों ओर वह विकसित हो रहा था, अब यह कूटपाद पूरी तरह से विकसित हो गया। यह कूटपाद पूरी तरह से विकसित होकर खाद्य कण को यह घेर लिया। अब खाद्य कण को जब ये घेर लिया तब फिर इसके आगे क्या होगा? यह देखिए,
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस उत्पाद के द्वारा इस खाद्य कण को घेर लिया गया था। अब खाद्य कण जो है वह इस सतह से होकर वह अंदर आ गया। खाद्य कण इस सतह से होकर, ये जो खाद्य कण था इस सतह से होकर अंदर आ गया, और अंदर ये कहाँ आ गया, जो खाद्य धानी थी, खाद्य धानी के अंदर ये आ गया खाद्य का कण। कहाँ आ गया, खाद्य धानी के अंदर। और अमीबा का आकार कैसा हो गया, बिल्कुल सामान्य। वह इधर से क्या हुआ, कोशिका की सतह से होते हुए खाद्य धानी के अंदर चले गया। अब भोजन आ गया खाद्य धानी के अंदर, ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक बीच में रह गया, भोजन खाद्य धानी के अंदर आ गया। और जब भोजन अब खाद्य धानी के अंदर आ जाएगा तो खाद्य धानी के अंदर पाचक रस का स्रवण होता है। खाद्य धानी के अंदर क्या होता है, पाचक रस का स्रवण। यहाँ पर जो भोजन था, भोजन वह खाद्य धानी के अंदर, भोजन के कण वह खाद्य धानी के अंदर आ गए। अब जब भोजन के कण जो थे वह खाद्य धानी के अंदर आ गए तो खाद्य धानी में पाचक रस का स्रवण होता है, और यह पाचक रस जो है उस भोजन पर क्रिया करते हैं। पाचक रस उस भोजन पर क्रिया करते हैं और भोजन को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि पाचन क्या है, पाचन यही चीज है, भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना। तो यहाँ पर खाद्य धानी के अंदर जो भोजन था वह सरल पदार्थ के रूप में बदल गया, यानी पाचन हो गया। अब क्या होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। तो धीरे धीरे इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। वह क्या होता है, धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में निकलना शुरू हो जाता है, उसका अवशोषण होता है, कोशिका द्रव्य में उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद यह जो पचा हुआ अवशोषित भोजन है अब वह कोशिका की सभी भागों तक जाता है। कहाँ जाता है, कोशिका की सभी भागों तक। और जब यह कोशिका के सभी भागों तक जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस खाद्य पदार्थ का स्वांगीकरण हुआ। क्या हुआ, उस खाद्य पदार्थ का स्वांगीकरण हुआ। और यह जो खाद्य पदार्थ का जब स्वांगीकरण हुआ तो इस खाद्य पदार्थ के स्वांगीकरण के फलस्वरूप इसका उपयोग होता है किसमें, अमीबा की वृद्धि में, अमीबा की वृद्धि में, कोशिका के रखरखाव में और कोशिका के गुणन में। कोशिका के गुणन में मतलब अवशोषित भोजन का जब स्वांगीकरण हुआ तो वह अमीबा की वृद्धि के काम आया, कोशिका के रखरखाव के काम आया और कोशिका के गुणन के काम आया। तो यहां तक क्या हुआ, भोजन का पाचन भी हुआ, भोजन का अवशोषण भी हुआ और भोजन का स्वांगीकरण भी हुआ। लेकिन कुछ अनपचा भोजन, कुछ अपशिष्ट भोजन भी बनेगा इस प्रक्रिया में, और वह अपशिष्ट भोजन जो क्या होगा वह खाद्य धानी से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। खाद्य धानी से बाहर निकलेगा और वह फिर कोशिका की सतह से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब हम यह जानेंगे कि अमीबा का आहार क्या है, अमीबा किस तरह के भोजन को करता है, क्योंकि सभी जीवों का अपना एक आहार होता है। तो अमीबा का आहार क्या है, अमीबा का आहार यह हमको जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर यह कहा कि अमीबा कहाँ पाया जाता है, जलाशयों में। तो जलाशय में अमीबा को शैवाल मिलता है, तो इसका आहार है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। इसके अलावा जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को भी यह खाता है। इसके अलावा ये डायटम्स को भी अपना आहार बनाता है, डायटम्स भी इसका आहार है। अपने जैसे दूसरे एक कोशिकीय जीवों को भी यह खाता है, दूसरे एक कोशिकीय जीवों को भी यह खाता है। इसके अलावा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़ों को भी यह अपने आहार में लेता है। तो ये सब अमीबा के आहार हो गए, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जीवाणु, डायटम्स, दूसरे एक कोशिकीय जीव और मृत कार्बनिक
पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े। तो इस तरह से बच्चों हमने अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को विस्तार से जान लिया। यहाँ अब एक और जीव के बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह जीव है हाइड्रा। वह जीव क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें भी पाचन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। हाइड्रा में पाचन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। तो इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण क्या कैसे होता है? मुख में जो छिद्र होते हैं, इसके मुख छिद्र जो होता है उससे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। किससे? मुख छिद्र से। मुख छिद्र से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है हाइड्रा में, और इसी मुख छिद्र से उत्सर्जन भी होता है। अनपचा भोजन जो होता है, अपशिष्ट जो होता है, इसी मुख छिद्र से बाहर भी निकलता है। यानी हाइड्रा में मुख छिद्र ही जो है अंतर्ग्रहण का भी काम करता है और उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, अमीबा के बारे में पोषण प्रक्रिया को हमने विस्तृत तरीके से जान लिया। इसके अलावा हाइड्रा में भी हमने जाना कि हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है और इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण और अपशिष्ट भोजन का उत्सर्जन, ये दोनों कार्य जो है वह मुख छिद्र के द्वारा ही होता है। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।